फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच शुभेच्छा। इतना प्यारा, इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन, मतलब आज से पहले मेरा ऐसा इंट्रोडक्शन किसी ने नहीं दिया। बचपन बिल्कुल। की आपकी कोई मस्ती वाली यादें, कोई खास यादें, आप पढ़ाई में कैसी थी? मेहमान आए हुए थे और मैंने बिल्कुल, हम मतलब छोटे से तो थे, गौर ही नहीं किया कि घर वापस भी जाना है। और बड़ी आराम से घंटे लगा दिए, मतलब 5 मिनट का रास्ता नहीं था वो शॉप का, और मैं घर पे वापस आई 2-3 घंटे बाद। मैं बाहर खेल रही थी। याद आता है कि मैं उसको ऐसे ऐसे यूं मूंछ बनाती हुई आ रही थी उससे। पता नहीं क्या मोमबत्ती मंगाई थी, कुछ तो मंगाया था वो, उससे मैं मूंछ ऐसे ऐसे करती हुई आ रही थी। वो मैंने पूरा घिस दिया रास्ते में। और वो इतना फनी। और फिर उसके बाद जो मेरे नाना से मुझे डांट लगी थी, मारते तो नहीं थे मगर डांटा बहुत था। और मेरी फिर अम्मी जब आई तो उन्होंने मुझे इतना डांटा। आपने कब डिसाइड किया कि आपको यूट्यूबर बनना है? आपकी यूट्यूब जर्नी के 3 फेवरेट गेस्ट कौन से हैं जिनके साथ आपको पॉडकास्ट करना अच्छा लगा? एक कॉमेडी क्वेश्चन, कभी कॉमेडी आपको क्वेश्चन। ऐसा कभी कोई गेस्ट बोरिंग लगा और ऐसा लगा कि इसे क्यों बुला लिया? कौन से दूसरे यूट्यूबर से आपको इंस्पिरेशन मिलती है? आपका ड्रीम गेस्ट कौन है जिसके साथ आपको पॉडकास्ट करना चाहती हैं? नमस्ते, मैं हूं शुभेच्छा और आप देख रहे हैं मेरा रूप। आज मैं जिनके साथ मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट कर रही हूं, उनका नाम यास्मीन दीदी है। ये यूट्यूब पर बहुत फेमस है। इनके ऊपर माँ सरस्वती का विशेष आशीर्वाद है, जिससे उनकी बोली हुई बातों का सोशल इश्यूज में काफी इम्पैक्ट है। ये ज्ञान और बुद्धि की बहुत धनी है और अपना बहुत ही बड़ा और अच्छा यूट्यूब चैनल चलाती है। यास्मीन दीदी, आज आपने मेरे से मेरा रुख के मंच पर मेरे फर्स्ट पॉडकास्ट में बात करने के लिए टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच शुभेच्छा। इतना प्यारा, इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन, मतलब आज से पहले मेरा ऐसा इंट्रोडक्शन किसी ने नहीं दिया। तो मेरा सबसे छोटा जो जिसे बोलूँ ना मैं, जो मेरी मेजबान है, उन्होंने इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मैं आपकी पहली गेस्ट हूँ। ओह नाइस, हाँ हाँ, राइट। पहली गेस्ट हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। अब हम हमारे पॉडकास्ट की ओर चलते हैं। बचपन की बिल्कुल। आपकी कोई मस्ती वाली यादें, कोई खास यादें, आप पढ़ाई में कैसी थी? बचपन की, अच्छा ये दो सवाल है। हाँ, बचपन की एक कोई खास याद और मैं पढ़ाई में कैसी थी। सबसे पहले तो मैं बताऊं, मुझे यहाँ अभी आपके साथ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मतलब बच्चों के साथ मेरा कुछ नेचर ऐसा है कि अगर मैं बच्चों के साथ बात करूं तो मैं बच्ची हो जाती हूँ, बड़ों के साथ, बुजुर्ग के साथ बैठूं तो बहुत मेच्योरिटी लेवल हाई हो जाता है, और एकदम बुजुर्गों की तरह बात करती हूँ। हाँ। मेरे को बोलते भी है सब, वो हो इतना दादी अम्मा की तरह बात कर रही हो तुम तो, 60-70 साल के इंसान की तरह। और अगर अपने एज ग्रुप के साथ बैठो तो वैसा। तो बचपन की यादें अगर पूछो, और मतलब बहुत कुछ ऐसा है लाइफ में जो मैं बहुत ज्यादा नहीं बताती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी है दुनिया में। तो इतना कुछ खास नहीं था हमारा बचपन। बहुत सारी चीजें देखी, और जैसे कि अभी हम ऑफ कैमरा बात कर भी रहे थे, तो मैं आपको बता रही थी ना कि वालदेन जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, कितने कितने खास होते हैं आपकी लाइफ में। वो बच्चे बहुत ब्लेस्ड होते हैं जिनके पास माता पिता दोनों होते हैं। दोनों भी, आपने गाड़ी देखी है ना, गाड़ी के दो पहिए होते हैं, उसमें से अगर एक भी कम हो जाए तो बच्चों को बहुत ही स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो ऐसा एज सच तो नहीं है कि बहुत ही ऐसी यादें हों, बट हाँ वो हर बच्चे की होती है, कुछ ना कुछ शरारत की होती है। तो वो हमने भी की है बचपन में। और चूंकि अपने 4 भाई बहन में हम 3 बहनें और एक भाई है, तो मैं सबसे बड़ी बहन हूँ। तो जो मेरे बाकी 3 सिबलिंग्स हैं, तो उनके साथ ऐसा होता था कि जैसे अम, मैं उनका बहुत ख्याल रखती थी। जब हमारी अम्मी जॉब के लिए जाती थी तो मैं ख्याल रखती थी, हम आपस में ख्याल रखते थे। और चूंकि हम नाना के पास रहते थे हमारे, अब मैं बड़ा दिल से बात कर रही हूँ, ये मैं बहुत रेयरली बताती हूँ, इतना ज्यादा अपना लाइफ का नहीं बताती हूँ। बट कभी कभी ऐसा कुछ कमेंट आते हैं तो मैं बताती हूँ। लेकिन आपकी मैं पहली मेहमान हूँ तो थोड़ा बता रही हूँ जो चीजें मैंने इतनी ज्यादा शेयर नहीं की हैं। तो हमारे नाना होते थे, नानी होती थी, बचपन से हम उनके साथ रहे, और मैं बहुत ख्याल रखती थी। तो मैं बहुत शरारत करती थी इस मामले में कि मतलब अच्छा अब मुझे इनका ख्याल भी रखना है, और मैं खुद भी छोटी होती थी तो वो होता ही है। तो एक बार का मैं वाकया आपको बताऊं, और ये मैं इसलिए मुझे और ज्यादा वो कर गया क्योंकि अभी हमारी कजिन आई थी। हाँ, तो न्यूली मैरिड है वो अभी। तो उसको हमने उसको इनवाइट किया था घर पे, तो हम लोग बचपन के ऐसे जिक्र कर रहे थे, तो उसमें ये वाला किस्सा खास निकला कल। तो वो मैं आज आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो मेरे नाना ने मुझसे कुछ सामान मंगाया, तो उसमें वो था, एक कुछ दूध मंगाया था, और वो घर के पास ही जैसे होती है ना शॉप्स होती हैं, तो जाओ बेटा लेकर आ जाओ। तो मैं अपने छोटे भाई को लेकर बड़ी आराम से हम निकल गए। मेहमान आए हुए थे, और मैंने बिल्कुल, हम मतलब छोटे से तो थे, गौर ही नहीं किया कि घर वापस भी जाना है।
और बड़ी आराम से घंटे लगा दिए, मतलब 5 मिनट का रास्ता नहीं था वो शॉप का, और मैं घर पे वापस आई 2-3 घंटे बाद। मैं बाहर खेल रही थी। बाहर पर ही एक ऐसा जगह था शॉप के पास, वहाँ मैं खेल रही थी आराम से, अपने छोटे भाई को ले गई थी, और मेरी पूरे में ढूँढ पड़ रही है, पूरे एरिया में, कि मैं कहाँ गई? घर वाले ढूँढ रहे हैं और किसी को पता ही नहीं, हम तो दूध लेने गए थे और कुछ और सामान मँगाया था, वो मुझे ध्यान नहीं आता, लेकिन मैं मुझे इतना मुझे याद आता है कि मैं उसको ऐसे-ऐसे यूँ मूंछ बनाती हुई आ रही थी उससे। पता नहीं क्या मोमबत्ती मंगाई थी, कुछ तो मंगाया था, वो उससे मैं मूंछ ऐसे-ऐसे करती हुई आ रही थी, वो मैंने पूरा घिस दिया रास्ते में। और वो इतना फ़नी, और फिर उसके बाद जो मेरे नाना से मुझे डाँट लगी थी, मारते तो नहीं थे मगर डाँटा बहुत था, और मेरी फिर अम्मी जब आई तो उन्होंने मुझे इतना डाँटा कि मतलब तुम 3-4 घंटे गायब थी, छोटे भाई को लेकर गायब थी। घर वाले ढूँढ रहे हैं, सब ढूँढ रहे हैं आस-पास के लोग कि गई कहाँ? और मैं आराम से खेल रही हूँ, मुझे मस्ती में, मुझे होश ही नहीं कि हमें वापस जाना है। दूध भी पी लिया, जो एक छोटा-सा वो दे दिया था, उसमें लेकर आना था बाल्टी टाइप का, और वहाँ पे हम दूध भी पी के बैठ गए, भाई को पिला दिया, और मतलब ये इतनी मैं मुझे खुद भी हैरानी होती है, मैंने बचपन में ऐसा क्यों किया था? और जहाँ तक पढ़ाई वाला जो दूसरा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग। बचपन में मैं पढ़ाई में बहुत होशियार थी, और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गई हूँ। अब इतनी चीज़ें याद नहीं रहती, क्योंकि कहते हैं ना प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर अगर आप प्रैक्टिस छोड़ दें, प्रैक्टिस इन द सेंस कि आप उसको पढ़ना छोड़ दें, उसे अगर आपकी वो पढ़ने वाली आदत छूट जाती है ना, तो फिर आप उतने नहीं रहते एक्टिव जितने आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शुभेच्छा, अभी आप हो, आप हमेशा अपनी ये स्टडी की जो है ना, वो अपने अंदर हमेशा जिंदा रखना, क्योंकि आज के सोशल मीडिया के टाइम पे ना लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। तो मैं उस टाइम पे बहुत एक्टिव रहती थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं पढ़ूं, चीजें पढ़ूं, और अगर हिस्ट्री पढ़ हाँ। रहे हैं तो उसमें होता था कि और जानूं और जानूं, अच्छा इसमें ऐसा क्या हो गया, इसमें ऐसा क्या हो गया। इकोनॉमिक्स, मैथ्स इतनी समझ नहीं आती थी मुझे, और हमारे क्या कहूँ, इतना होता भी नहीं था, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई शुरू हुई थी, तो वहां तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही देखती थी, कभी किसी की पोलियो में ड्यूटी, किसी की वोट्स में ड्यूटी, चुनाव आ गया, ये आ गया, तो वो वाला एक हमें नहीं मिला। तो मैं बहुत ब्लेस समझती हूँ उन बच्चों को कि जिनको एक पूरा माहौल मिला है, उनको पेरेंट्स का साथ, टीचर्स का साथ मिला है, और उनको गाइड कर रहे हैं आजकल के टाइम पे। वो चीज हमारे यहाँ मुझे लगता है कि वो कमी रह गई, लेकिन मैं बहुत ज्यादा अच्छी थी पढ़ाई में, इस मामले में बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कहूंगी इंटेलिजेंट थी, लेकिन अच्छी थी, शौक था। जितने भी रिसोर्सेज थे उसी में जानने समझने की कोशिश करती थी। दूसरा, मेरे अंदर एक हमेशा से कहते हैं सब कि एक लीडरशिप वाली क्वालिटी थी, क्योंकि जब भी मैं जिस भी क्लास में गई, मैं बहुत छोटी थी, तो उन्होंने हमसे 2 का टेबल सुना, हमारा एडमिशन ऐसे हुआ था, मतलब बहुत ही फनी है ये, मेरे मामा कराने गए थे, और उस चक्कर में हमारी डेट ऑफ बर्थ भी बड़ी गड़बड़ निकली, मैं और मेरी सिस्टर को जुड़वा बना दिया डॉक्यूमेंट में, जो कभी चेंज ही नहीं हुआ। तो मुझे बड़ा अफसोस रहता है कि अरे उस टाइम पे कोई था ही नहीं हमारा एडमिशन कराने के लिए भी। तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं बताऊं भी यूट्यूब पर, तो लोगों को शायद बहुत कुछ सीखने को भी मिले कि लाइफ इतनी ईजी नहीं होती है जितनी आपके माता पिता के टाइम पे होती है, या आपको पास सब कुछ हो तब आपकी लाइफ ईजी होती है। कोई भी कम हो, लाइफ बहुत हार्ड होती है। तो मेरा होता था कि मैं इतनी छोटी थी तब मुझे क्लास में मॉनिटर बना दिया था। जब थोड़े और बड़े हुए, 5th क्लास में गए, 6th क्लास में गए, शायद ही कोई ऐसी क्लास हो जब मैं क्लास प्रॉक्टर ना बनी हूँ, क्लास में मॉनिटर ना बनी हूँ। फिर जब कॉलेज में आए तो हेड गर्ल बनी, कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव बनी। तो मैं पता नहीं क्यों मुझे चुन लिया जाता था, और पता नहीं बोलते थे अरे बड़ा सख्त लहजा है, इसको उठाओ। और फिर जब मुझसे बातचीत होती थी क्लास में सबकी, तो सबको लगता था अरे इतनी तो पोलाइट हो, तो ऐसा ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा बड़ा सख्त सा लहजा है, बहुत ही स्ट्रिक्ट होगी। बट एक्चुअली मैं नहीं हूँ ऐसी, लेकिन लोगों को लगता था, तो उस वजह से मुझे हमेशा क्लास को मैनेज करने के लिए, क्लास चलाने के लिए मुझे दे दिया जाता था कि तुम खड़ी हो, तुम अब क्लास को देखोगी। तो वो वाली चीजें एक थी। तो अच्छा लगा, ये क्वेश्चन काफी टाइम बाद किसी ने पूछा, थैंक यू। स्कूल कॉलेज में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? ऐसा सच अगर कहूँ तो फेवरेट सब्जेक्ट्स में मैं मतलब मेरा कुछ आई डोंट नो ये फेवरेटिज्म का ऐसा कैसे हो जाता है सब्जेक्ट्स में, क्योंकि मैं बताऊं आपको शुभेच्छा, आप जिस भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ें तो उसमें इंटरेस्ट अगर आपको आने लगे, भले से ही वो आपका स्ट्रीम नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आर्ट स्ट्रीम की स्टूडेंट हूँ तो मुझे साइंस पढ़ने में भी अच्छा लगता था, खास करके बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री मेरा सर से निकलता था। लेकिन उतना हमने साइंस में आगे मैं कर नहीं पाई, 10th तक ही वो साइंस था हमारे पास, उसके बाद बोर्ड एग्जाम के बाद हम लोगों ने अपना स्ट्रीम चेंज कर लिया था, ना ही स्टडी होती थी उस तरह से। दूसरा, मुझे हिंदी शुरू से बहुत पसंद रही है, और इसका शायद एक मकसद वजह ये भी रही कि हिंदी मीडियम से ही पढ़ा, तो हिंदी की ही बुक्स आई और सामने, तो वो अच्छा लगता था पढ़ना। और लिटरेचर मुझे हमेशा से बहुत फेवरेट रहा है, चाहे वो हिंदी लिटरेचर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, उर्दू लिटरेचर हो, मेरा बहुत पसंदीदा रहा है। और उसके अलावा जब
और हम क्लास प्रोग्रेस करते जाते हैं। आप जब और क्लासेस में आते हैं तो सोशल साइंस मैं लेती थी, मेरा सब्जेक्ट रहता था। और उर्दू का तो मैं एक वाकया भी बताऊं कि उर्दू में ये होता था कि आपको छोटी उर्दू लेनी है, बड़ी उर्दू, मतलब लिटरेचर में भी ऐसा होता था। तो जिनको नहीं आती है, बहुत कम जिनकी उर्दू की समझ होती है स्टूडेंट्स की, तो उनका एक टेस्ट होता था। तो उसमें बिठाया जाता था। तो मैं मेरी बहन को, मतलब उसको उसको ना ही इंटरेस्ट था उस टाइम पे और ना ही उसको पढ़ना था, मगर मैं उसको जबरदस्ती बिठा रही थी, नहीं नहीं मैं भी टेस्ट देने जा रही हूँ बड़ी उर्दू का, तो तुम भी चलो। और उसको बिल्कुल कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि अरे मेरी छोटी बहन है ना, तो मेरे साथ साथ रहे। तो वो एक वाला होता था हमारा। फिर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने जाना है, आओ तुम भी चलो। अब वो कहती थी अरे भाई मैं क्यों चलूं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट पढ़ने जा रही हूँ, आप अपने इंटरेस्ट, मैं क्यों चलूं। तो वो एक बड़ा वो रहता था कि अरे भाई बहन है ना छोटे, तो इनको साथ साथ लेके जाऊं, अपने सब्जेक्ट में इनको भी लेके जाऊं, अपनी क्लास में लेके जाऊं। तो वो हमारा बड़ा रहता था। उसके अलावा तो फिर जब और क्लास प्रोग्रेस किया, तो जैसे कि मैंने आपको बताया सोशल साइंस में बहुत इंटरेस्ट रहा। और फिर जब एक कंपटीशन एग्जाम के लिए उतरे, तो वहां मेरा सोशलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर जैसे जैसे और हमने चीजें पढ़ी, तो फिर जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी, इसमें बहुत इंटरेस्ट आया। तो एज सच मेरा ऐसा नहीं कह सकती कि वो होता है ना कि एक पर्टिकुलर आपका एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट था उसी पे स्टिक हो गए, नहीं। हर सब्जेक्ट को जब मैं पढ़ी और मुझे अच्छा लगा तो मेरा इंटरेस्ट रहा। और लिटरेचर मुझे बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा उसमें। तो हर तरह की, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को हम इतना पढ़ते थे, शेक्सपियर को इतना हम्म। पढ़ते थे, इंग्लिश लिटरेचर में भी बहुत इंटरेस्ट रहा। तो फिर आगे बीएड भी किया, तो वहां पर भी इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट रखा। तो इस तरह से मिक्स था। फेवरेट सच एक कोई एक नहीं, बट हाँ ये सारे एक एक करके इस तरह से जो जो पढ़ती गई, बहुत इंटरेस्ट आता गया, दिल से पढ़ा। हाँ। मैं ज्यादा आपने तेज कब तो नहीं बोल डिसाइड? रही हूँ। नहीं नहीं अगर नहीं। आपको लगे मैं तेज, पता नहीं, क्योंकि लोग कंफ्यूज करते हैं, कभी बोलते इतना स्लो बोल रही हो, स्पीड तेज करके सुनना पड़ रहा है, कभी बोलेंगे इतना तेज बोल रही हो, कभी स्लो बोला करो। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ एक्चुअली क्या स्पीड रखनी है भाई। आप बता देना अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आए। आपने कब डिसाइड किया कि आपको यूट्यूबर बनना है? मैंने कब डिसाइड किया यूट्यूबर बनना है? आई एम फीलिंग लाइक के ना, एक कोई मेरा बहुत बड़ा इंटरव्यू चल रहा है, और शुभेच्छा लाइक एक एक ऐसा होस्ट है जो पहली बार नहीं ले रहा है मेरा इंटरव्यू। मतलब आप, ऐसा लग रहा है बहुत सारे इंटरव्यू ले चुके हो। नाइस क्वेश्चन। मैंने कब डिसाइड किया? एक्चुअली क्या हुआ ना, अब इसमें भी बहुत स्ट्रगल और बहुत लंबा स्टोरी है, बट मैं सिर्फ छोटा करके बता देती हूँ। लाइफ के एक्सपीरियंसेस मेरे बहुत रहे हैं। और हमने क्या किया था, हमारे पास ना ही कोई गाइडेंस था, ना पढ़ाई उतनी अच्छी थी, ना घर का माहौल था, ना सोसाइटी का माहौल था, ना कोई इजाजत थी ऐसी कि मैं जाऊं किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ जाऊं। पर एक बार हमारे कॉलेज में डीएम आई, और जब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब वो आई, तो मैं बड़ा मुतासिर हुई। उन्होंने स्पीच दी, वो बहुत अच्छा लगा, लेडी डीएम थी वो। और इतना खुश हो गए हम तो देख के। अब उनके साथ साथ इतना लोग चल रहे हैं, इतना सिक्योरिटी और सब सारे मसले उनको लोग बता रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन दे रहे हैं, और हमारे कॉलेज में वो चीफ गेस्ट थी। तो मैं बैठी हुई देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ अरे मतलब बड़ा अच्छा है ये, तो आए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो लोग इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। और इतना एक रुतबा होता है इस चीज का कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हो जाए। तो वो वाला एक कॉन्फिडेंस मुझे दिख रहा था। तो हम बड़ा, ये होता है ना कि बड़ा बैठे बैठे बड़ा मुतासिर हो गए, अच्छा अरे वाह। फिर हमने अपने टीचर से पूछा सर इसके लिए हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। उस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि अभी 3-4 साल में मैं इतना क्रेज देखती हूँ सोशल मीडिया फोन्स का। मैं जब पढ़ रही थी इतना ज्यादा मैं नहीं देखती थी, था ही नहीं इतना ज्यादा। मुश्किल ही मोबाइल दिए जाते थे स्टूडेंट्स को। लेकिन अभी तो मतलब छोटा छोटा बच्चा भी, आप खुद भी देखती हो कि शुभेच्छा हर कोई मतलब इंटरनेट को किस तरह यूज कर रहा है। बट उस टाइम नहीं था कि खुद से पता कर ले। तो वो होता था कि कैफे जाके पता करना है, तो सबसे पहला स्टेप ये लिया कि टीचर से पूछा। तो फिर उन्होंने बताया, फिर और भी लोगों से पूछा, फिर खुद भी जानकारी निकाली कैफे जाकर, वहां इतनी देर देर तक इंटरनेट पे मैं सारी जानकारी निकालती थी। फाइनली फिर डिसाइड किया कि चलिए कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे, और ऐसे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं कंपटीशन एग्जाम, और ऑल इंडिया एग्जाम भी होता है यूपीएससी का। और फिर उस तैयारी में उतर गए, हाँ। और बहुत तैयारी की, बहुत कोशिशें की, और अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। हिंदी माध्यम था मेरा, तो मुश्किल भी होती थी सेंटर ढूंढने में। जैसे अभी कोचिंग का आपने भी न्यूज में देखा होगा, अगर आप इतना हाँ। अपडेट भी होंगी चीजों को लेकर, आप देखते भी हो, पापा बात करते हैं आपके सारे टॉपिक्स पर भी। तो बहुत मुश्किल होता था। इंग्लिश मीडियम के लिए तो इजी था, बट हिंदी मीडियम के लिए पहले तो फैकल्टी का बहुत वो देखते थे। तो फिर हुआ, धीरे धीरे हमने स्टार्ट किया वहां से। अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ क्रैक, और फिर एक वक्त तक मैं बड़ा उसमें चली गई थी, मतलब कि मुझे ऐसा लगता था कि अरे मुझ में कमी है। सब लोग ऐसा, लोग क्या हुआ, एंड हाँ। में यही करना होता है आपको, तो क्या जरूरत थी इतना साल वेस्ट किया क्या। फिर अपने आप को भी लगता था हाँ गलत डिप्रेशन। डिसीजन हो गया।
हाँ, एग्ज़ैक्टली। और वो स्ट्रेस लेवल आपका ऐसा होता है ना कि मतलब आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आप तो स्ट्रॉन्ग हैं, आप तो नहीं लग रहा आपको कि आप किसी भी तरह से कमतर हैं, एटलीस्ट आपने कोशिश तो की, कल को इस बात का रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश भी नहीं की थी। एक एग्ज़ाम तो था, मैं कोशिश ही कर लेती तो शायद हो जाता, नहीं हुआ तो उसका इतना लोगों का वो हुआ। अच्छा, वो गलती इसलिए भी हो गई, कभी भी आप किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में जाएँ या कुछ भी अपनी लाइफ में ऐसा करने जा रहे हैं जो आप नहीं भी बताएँगे लोगों को तो चलेगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ गलती हो गई, लोगों को बताना नहीं चाहिए कभी भी कुछ। जो स्ट्रगल है ना वो अपनी शांत ही रखनी चाहिए, खामोशी से करनी चाहिए स्ट्रगल, ताकि जब आपकी सक्सेस हो तो वो शोर मचाए। लेकिन यहाँ गलती हो गई। अब वो होता है एक नज़रिया, अरे बच्चा हमारा कॉम्पिटिशन के लिए गया है, प्रतियोगिता के लिए गया है, उस एग्ज़ाम में बैठा है और यूपीएससी या हाँ। पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा है स्टेट लेवल का भी कि अरे पीसीएस के लिए गया है, स्टेट पीसीएस के लिए गया है, इसमें भी बहुत वो होता है, बात होती है लोगों का प्राउड। कि अरे हाँ, तो बहुत एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं। लोग आपको ना उस तरह से करने लगते हैं कि अब तो मतलब ये तो बस या ये है, अदरवाइज़ ये कुछ नहीं है। या तो ये इसने क्रैक ही कर लिया, अदरवाइज़ इसका कोई वजूद, कोई अस्तित्व है ही नहीं। वो उस तरह का मेंटालिटी हो जाता है शुभेच्छा। तो इससे हमें ना बचना चाहिए फिर एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है, तो आप कुछ भी करो, शांति से करो। गाइडेंस आपको अगर पेरेंट्स की मिल जाए, टीचर्स की मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ बताने-बताने के चक्कर में ही बहुत शोर मच जाता है। फिर मुझे एक लेवल पर आकर मेरे एक टीचर ही हैं, उन्होंने ही मुझे ये सजेस्ट किया कि इतना अच्छा तो नॉलेज रखती हो, चीज़ों को पढ़ती हो, समझती हो, कोशिश करती हो जानने की, चीज़ों को बैठकर कंपैरेटिवली एक ओपिनियन अपना रखती हो, क्लास में इतना अच्छे से रखती हो, तो क्यों ना एक माध्यम चुनो बात रखने का। फिर हम कह रहे हैं अच्छा कैसे बनाएँगे फिर कि क्या करेंगे माध्यम? मतलब माध्यम तो बताया कि सोशल मीडिया के ज़रिए करो। अच्छा, सोशल मीडिया से मुझे लगा अच्छा फेसबुक या उसको कह रहे हैं। नहीं, नहीं, अपना वीडियो के ज़रिए अपनी बात रखो। और तब कहीं जाकर वो एक जर्नी स्टार्ट हुई कि हाँ, कर तो सकते हैं। और तब मुझे याद है बहुत सारे टॉपिक्स उस टाइम पे भी बात करने के थे, बट मुझे हिचक कितनी होती थी। आपको मालूम है जब मैंने स्टार्ट किया था तो लगभग मैं 7-7 8-8 घंटे तक मतलब इट इज़ लाइक अ ऑब्जेक्ट ना, हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट है, कोई इंसान थोड़ी ना है और हम उससे बात कर रहे हैं और हम उससे यूज़्ड टू नहीं है कैमरा से। तो और मेरे पूरे खानदान में कोई यूट्यूबर नहीं। मतलब कि ये भी मैंने ही इसमें पैर डाल दिया, वो हाथ-पैर वो क्या बोलते हैं वो सर मूसली में डाल दिया कि पूरे खानदान में कोई नहीं, अब इस पे भी इतनी बातें बनेंगी, क्या करें अल्लाह? फिर हिम्मत की, पहली बार बैठी और लगभग पूरा दिन निकल गया। एक 6 मिनट की वीडियो निकालने में पूरा दिन निकल गया और उससे पहले उसको पढ़ा, उस सब्जेक्ट को इतना स्टडी किया, इतनी सारी वीडियोज़ देखी, सब देखा और फिर उसके बाद लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। मैं शायद समझाऊँ तो लोग सुने, समझें। उसके लिए कई बार ऐसा हुआ फिर स्टार्ट तो हुआ फिर और शायद अगर आपने देखा हो स्टार्टिंग की वीडियो में मतलब अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, इतना ज़्यादा नहीं है मुझ में मगर हाँ, मुझे चूँकि उस मामले की समझ है, तो बस वो एक विश्वास है कि हाँ, मुझे तो पता है इस चीज़ के बारे में गलतफ़हमी फैलाई जा रही है। तो मैंने बोलना स्टार्ट किया यहाँ से और फिर वो एक हाँ। ट्रिगर पॉइंट था मेरा कि मुझे लगा कि हाँ, ये एक अच्छा माध्यम है, अब अपनी बात रख सकती हूँ, लोगों की बात सुन सकती हूँ, उनके कमेंट पढ़ सकती हूँ। तो और आज के टाइम पे तो देखें आप लोग अपना करियर ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब पर आना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना। तो बस वहाँ से शुरुआत हुई। हुँ। आप इतनी फेमस है तो आप जब बाहर जाती होंगे तो लोग आपको पहचानते होंगे, आपके साथ सेल्फी लेते होंगे। आपको कैसा फील होता है? हाँ, मेरे साथ ये घटनाक्रम हुआ था। बहुत ज़्यादा लोग तो मैं इतनी तो ख़ैर फ़ेमस हस्ती नहीं मानती हूँ खुद को, मैं हूँ भी नहीं। बहुत मेरा स्तर अभी बहुत बहुत कम है, ना ही मेरा दायरा इतना बड़ा है। लेकिन हाँ, ये मेरे साथ हुआ था जब हम शिरडी साईं बाबा गए थे और हमारे जो राजीव भैया हैं उनके साथ गए थे। वो काफ़ी समय से हमें कह रहे थे कि बेटा कभी चलना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो फिर हाँ। एक बार एक मौका आया और हमें वक़्त पड़ा कि हम उनके साथ गए और वहाँ पर मुझे लोग पहचानने लगे। मतलब मैं बात कर रही हूँ, मैं ब्लॉग बनाने के लिए कैमरा निकालूँ, मुझे कोई पीछे से आवाज़ दे, "अरे वाईएचके" तब तक मैंने अपना नाम इतना नहीं बताया था। मेरा शुरू से था मैं आप अगर वीडियो देखोगे, पापा ने भी देखे, तो मैं अपना नाम बताती ही नहीं थी। मुझे लगता था काम से पहचान बने ना, नाम ज़रूरी थोड़ी ना है नाम बताऊँ, कोई ज़रूरत नहीं है। बस मेरे काम से पहचान बने और पहचान बने ना बने, लोगों को जो बताना चाह रही हूँ, वो मैसेज मेरा डिलीवर हो। वो उन तक कन्वे हो जाए जो बात कहना चाह रही हूँ, वो एक रहता था दिमाग में। तो पीछे से वो वाईएचके मैं वाईएचके अरे मैं मेरा चैनल का नाम बोल एक आंध्र प्रदेश से थे वो लोग हम एक शिरडी विलेज है वहाँ पर, वहाँ गए, वो लोग पहचान गए, वो मुझे पीछे से आवाज़ दे रहे हैं, तो हमारे साथ जो थे वो
वो मुझे भैया बोले, यास्मीन तुम्हें कोई पीछे से आवाज दे रहा है देखो। मैं पीछे खड़ी, वो बोले आपका चैनल है ना ये? फिर मैं ऐसी हो गई, मैंने कहा जी मेरा चैनल है, आप बहुत अच्छी बात करते हो। वो मतलब तब वो ऐसा लगा। तो मेरे साथ इस तरह के वाकये हुए जब मुझे एहसास हुआ, अच्छा इस पर मतलब कि लोग दूर दूर तक जान रहे हैं। और फिर वहीं पर एक हुआ था कि वहां पर एक पुलिस महकमे से थे एक ऑफिसर, तो वो मुझे पहचान गए और उन्होंने मुझे, जब मैं बहुत आगे निकल गई, उन्होंने मुझे आवाज दिया, मैम सुनिए, मैम सुनिए। फिर मैं पीछे पलट के गई। तो मतलब ये मेरा ऐसा है ना कि याददाश्त जब भी याद करूँ ना, तो वो हमेशा एक मेमोरेबल रहा मेरे लिए। और मैं जरा डर जाती ना, पुलिस वाला ऐसा कोई बुलाए तो ऐसा लगता है कि पता नहीं हमने कोई गलती कर दी, कोई रूल ब्रेक कर दिया, क्या कर दिया। लेकिन जब मैं उनके पास गई तो फिर उन्होंने मुझे इतना तारीफ किया, इतना वो कर रहे हैं। मेरे साथ राजीव भैया मेरे, वो भी इतना खुश, वो बोल रहे हैं अरे तुम्हें लोग पहचान रहे हैं। तो मेरा वहां ऐसा वाकया हुआ था। अदरवाइज में इतना ज्यादा दिल्ली में एक दो बार हुआ मेरे साथ। और बाकी हो जाता है कभी, लेकिन हाँ मैं इतनी फेमस तो नहीं कहूंगी खुद को, बट ऊपर वाले की का करम है ये, जो भी है जितना भी है अब तक। हाँ लेकिन इतनी फेमस तो नहीं हूँ शुभेच्छा। लेकिन अब शुभेच्छा जान गई है तो मुझे लग रहा है ओ माय गॉड मैं तो फेमस हो गई। हाँ बोलो। आपकी यूट्यूब जर्नी के 3 फेवरेट गेस्ट कौन से हैं जिनके साथ आपको पॉडकास्ट करना अच्छा लगा? तीन। ये यहाँ फंसा दिया आपने मुझे, शुभेच्छा। अब अगर फेवरेट कहूँ तो मतलब देखो सभी अच्छे होते हैं, सब अपनी अपनी जगह अच्छे होते हैं। और किसको कहूँ मैं? देखिए अगर ऐसे बोलूं तो मेजर जर्नल मेरे साथ दोनों सर ने काम किया है। और मैंने मतलब मेरे साथ, मैं गलत बोल रही हूँ, मैंने उनके साथ वीडियो किया है। तो मुझे मेरे वो फेवरेट रहे, क्योंकि मैं इतना नर्वस थी ना, सच बताऊं तो मैं सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ करने में, अश्विन सिवाच सर और दूसरे राजन कोचर सर। और तो मेरे लिए ये बड़ा एक वो था। तो एक हमेशा से था ना कि किसी हम अपने इंडियन आर्मी से किसी के साथ कभी पॉडकास्ट करें। तो मुझे बहुत कंफर्टेबल कराया। तो मेरे बहुत मतलब आप इसको एक टर्म में यूज कर सकते हो आपके फेवरेट रहे, लेकिन उनके साथ बहुत अच्छा रहा मेरा हमेशा से। और अभी भी मुझे कोई प्रोग्राम करना है या मैं किसी भी टॉपिक को लेकर कंफ्यूज हो जाऊं तो मुझे अच्छा लगता है उनके साथ बात करना। दूसरा अगर ऐसा सच कहूं तो ये बड़ा डिफिकल्ट सा पूछ लिया शुभेच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं और अगर उन्होंने ये प्रोग्राम देखा और उनका नाम ना लिया जाए तो गलत हो जाएगा ना। बट ऑनेस्ट आंसर दूं अगर, तो एक मेरे साथ जुनेद भाई काफी इंटरेस्टिंग रहते हैं। अगर मैं फेवरेट वगैरह का अगर वर्ड हटा भी दो, तो काम करने में मजा किसके साथ आता है? उनके साथ पता है क्या होता है? आप कभी देखना उनके साथ मेरा प्रोग्राम, बोलते बहुत कम है, बहुत लिमिटेड। अपने प्रोग्राम में तो खूब बोलते हैं वो क्योंकि उनको उनका चैनल होता है तो उनको बात करनी ही होती है। पर मेरे, मैं बोलती रहूंगी जुनेद भाई बोलिए, बस दो चार शब्द बोले, शांत। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो है, पूरा जियो पॉलिटिक्स का अगर हम उनसे कुछ डिस्कस कर रहे हैं, इंडियन कुछ पॉलिसी डिस्कस कर रहे हैं, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स होंगी वो उन्होंने बुलेट लाइन बोली, उसके बाद शांत। अब मैं, कई बार ऐसा हुआ है, जुनेद भाई थोड़ा और बोलिए ना, थोड़ा, मतलब मुझे फिर वो एडिट भी करना पड़ता है। जुनेद भाई को बोलना पड़ता है, जुनेद भाई थोड़ा सा ज्यादा बोलिए, आप इतना कम बोल रहे हैं ना, मेरा प्रोग्राम ये तो 10 मिनट का ही हो गया, कुछ तो बताइए, थोड़ा एक्सप्लेन। तो एक उनके साथ काफी इंटरेस्टिंग रहता है। एक अनुज धीमान भैया हैं, और वो मतलब मेरे लिए बहुत, मतलब उनके साथ भी करना हमेशा से बहुत अच्छा रहा। अनुज धीमान भैया अगर ये प्रोग्राम देखेंगे तो वो जानते हैं कि स्ट्रीम यार्ड पे फर्स्ट टाइम मैं जब बहुत कंफ्यूज हो रही थी तो मैंने उन्हीं के साथ डिस्कस किया था और बहुत आसान कर दी थी उन्होंने मेरे लिए चीजें। और मैं शुरू से उनसे बात करती आई हूँ। तो एक अनुज धीमान भैया के साथ बहुत अच्छा रहा। याना मीर के साथ मेरी काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई थी, बिहाइंड द कैमरा। जब हम पॉडकास्ट स्टार्ट नहीं किए तो मुझे बहुत सारे लोगों ने लिखा, याना मीर को नहीं बुला रही हैं आप प्रोग्राम में, ये वो पता नहीं, वो तो नेगेटिव लिखते ही है ना लोग। तो मैं उनसे फिर पूछी, लेकिन उनको बहुत मसरूफ थी। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने बोला नहीं यास्मीन करते हैं प्रोग्राम, फिर उन्होंने मेरे साथ प्रोग्राम किया। लेकिन जैसे अभी मैं आपसे बातें कर रही थी ना, तो उनके साथ भी मेरा मतलब आधे 1 घंटे तक हम बात करते रहे, और इतना इंटरेस्टिंग रहा था उनके साथ भी मेरा बात करना। तो इस तरह से बहुत सारे लोग, तो अब तक जितने भी लोग प्रोग्राम्स में जुड़े हैं, अगर कुछ एक को छोड़ दूं मैं, तो सभी के साथ काम करके मजा आया, अच्छा लगा। और कैमरा के पीछे बहुत सारी बातें होती हैं तो वो और इंटरेस्टिंग होता है, कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसा होता है, बहुत नॉलेज मिलती है, और मैं ध्यान से सुनती हूँ उन लोगों की बातें, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अच्छा रहा है इन सबके साथ में। लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग जिन लोगों के नाम भी लिए हैं उनके साथ काफी इंटरेस्टिंग भी रहा है। तो हमेशा इस तरह से ही रहा है। अब आगे देखते हैं और कौन गेस्ट जुड़ते हैं। अभी तो आपके साथ बात करके मुझे काफी अच्छा लग रहा है। थैंक यू। जी। एक कॉमेडी क्वेश्चन, कभी कॉमेडी आपको क्वेश्चन। ऐसा, कभी कोई गेस्ट बोरिंग लगा और ऐसा लगा कि इसे क्यों बुला लिया?
बोरिंग तो हाँ हुआ है, ऐसा हुआ है, मतलब ऐसे नहीं कह सकती कि मैं क्यों बुला लिया वाला फीलिंग आए, ये तो नहीं। हर किसी की देखो अपनी नॉलेज होती है, अपना वो उसका एक स्टाइल होता है। कुछ लोग बहुत बहुत ही कम बोलते हैं, लेकिन फिर ये होता है कि और बोलना है आपको टॉपिक पे, जैसे अभी मैंने जिक्र किया ही, लेकिन वो इंटरेस्टिंग होता है। बोरिंग तो नहीं कह सकती, मगर एक बार एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, आई डोंट नो, वो मेरा प्रोग्राम देखेगी तो समझ जाएगी, तो मैं नाम भी बोल देती हूँ। अ, उनका नाम है रिबाहा। और वो मैं मतलब एक टॉपिक उनको मैंने दिया, और मैं चाह रही थी कि वो खुलकर बात करें। जब अब आपने भी मुझे बुलाया तो मैं कितना एक्सप्लेन करके बात कर रही हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है ना बात कर रहे हैं हाँ। आप, और अगर आपको नॉलेज है या आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन है, या आपका आप चाह रहे हैं कि आप ये बात रखें तो और लोग भी सुने, तो उन अब मैं बोल रही हूँ, एक मैंने उनसे कोई सवाल किया, वो एक ही सवाल में सारे आंसर वो उसी में दे रही है, मतलब उनका रिपीटिव था वो, एक ही आंसर बार बार, हर क्वेश्चन का एक ही आंसर, हर क्वेश्चन पे एक ही आंसर। फिर वो हमने लगभग 34 मिनट से ऊपर हमने वो प्रोग्राम शूट किया, और फिर मुझे वो वहां पे और मतलब मैं इसे फॉर्चुनेट कहूँ या अनफॉर्चुनेटली, वो प्रोग्राम जो था वो सेव भी नहीं हुआ। तो मैंने उनको बोला कि वहां आपने हर एक सवाल का सिर्फ एक ही जवाब दिया है, और वो इतना मतलब डिप्लोमेटिक जवाब दिया है हर सवाल का, तो वो बड़ा बोरिंग रहा मेरे लिए। और मैं उसको बोल भी रही हूँ कि प्लीज चेंज योर आंसर, मतलब एक ही क्वेश्चन तो नहीं कर रही हूँ ना मैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कर रही हूँ, बट हाउ इज इट पॉसिबल कि एक ही आंसर दे रहे हो आप, हर सवाल का एक ही आंसर दे रहे हो घुमा फिरा के, तो आप बात नहीं करना चाह रहे हो? अगर कंफर्टेबल नहीं हो, वो भी बताए बंदा सामने वाला कि ओके मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मत पूछो। बट वो थोड़ा मेरे साथ हुआ था, तो मुझे बड़ा लगा कि अरे मैंने गलत किया इनको बुलाकर। फिर नेक्स्ट टाइम फिर जब मैंने उन्हें बुलाया, तब भी उन्होंने खैर कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं किया था, और ज्यादातर वो रिपीट कर रही थी अपना आंसर। बट हाँ लग रहा था कि, तो भी मैंने सोचा चलो उनकी शायद कोई प्रॉब्लम हो, वो नहीं बात करना चाह रही हो, तो वो इसी वजह से सारे 5-6 क्वेश्चन का एक ही आंसर दे रही है। तो ये थोड़ा सा एक हो गया था एक्सपीरियंस, जिसमें आप कह सकते हैं कि आपको बोरियत लगी हो, प्रोग्राम करने में कोई खास मजा नहीं आया, ना आपको कुछ सीखने को मिला, तो वो एक हुआ था वाकया। बाकी सब अपने अपने स्तर से, अपने लेवल से अच्छा ही केयर करते हैं। कौन से दूसरे यूट्यूबर से आपको इंस्पिरेशन मिलती है? कौन से दूसरे यूट्यूबर से इंस्पिरेशन मिलती है? तो इंस्पायर तो देखो, शुभेच्छा, आजकल जो सोशल मीडिया का टाइम है ना, इन अ गुड वे आप बहुत सारे लोगों से अच्छी चीजों में इंस्पायर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एक टाइम चला है ना कि जब लोग मदद कर रहे हैं एक दूसरे की, एक दूसरे को बहुत हेल्प कर रहे होते हैं। तो पहले बोलते थे ना कि अगर आप किसी की मदद करो तो वो दूसरों को पता ना चले, एक हाथ से अगर आप किसी की मदद करो तो दूसरे हाथ को मालूम ना हो। बट अब वो जमाना ही नहीं रहा, लोग बहुत सारे मदद नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग जैसे कि संदीप भैया वीडियो बनाते हैं, उनसे मेरा कभी कभार बात भी होती है, आपने कभी देखा हो, संदीप भैया बहुत मदद करते हैं लोगों की। तो इस तरह के यूट्यूबर जो है बहुत इंस्पायर करते हैं। और वो मैंने उनसे पूछा भी था कि ये दिखाने की वजह ये क्या होती है, क्यों दिखाएं? हालांकि मेरे प्रोग्राम में नहीं आए, मैंने उनकी वीडियोस पे रिएक्शन कराए हैं, तो वो उनकी परमिशन के साथ ही करे हैं, लेकिन कभी कभार व्हाट्सएप पे बात होती है। तो जब मैंने शुरुआत में तभी उनसे पूछा था, तो बोले यास्मीन देखो, इससे लोग इंस्पायर हो रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे अंदर वो इच्छा नहीं थी, लेकिन हम आपको देख के इंस्पायर हुए, हम करने में हिचकते थे, भले ही हम कैमरा में वो चीज नहीं करते हैं, लेकिन आपको देख के हमें एक एक मोटिवेशन मिला कि अरे हाँ हम कर सकते हैं ऐसा। तो इस तरह के जो लोग हैं जो गरीबों की मदद कर रहे होते हैं, या कुछ एजुकेशन के लिए बच्चियों के लिए कुछ कर रहे होते हैं, तो बहुत इंस्पायर करते हैं। और एक अगर आप ऐसे बोलो कि किसी एक स्पेसिफिकली किसी पर्सन का नाम लो, तो एंटरटेनमेंट में मुझे शायद आपने देखा हो नहीं देखा हो, संभावना सेठ, वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। इंस्पायर इन द सेंस कि मतलब मजा आता है बहुत, उनकी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल उन्होंने देखी है। और मैं अक्सर जब भी फ्री टाइम होता है तो मैं उनके व्लॉग्स देखती हूँ, वो व्लॉगिंग करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनके व्लॉग्स। और बाकी तो जैसे कि मैंने बताया, जो लोग हेल्प करते हैं किसी की, या हम्म। जो कहीं पर भी कुछ कंट्री में किसी भी अच्छे वे में एक अच्छे कॉज के लिए कंट्रीब्यूट करके, अगर वो उस पे यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो मुझे अच्छे लगते हैं, वो इंस्पायर करते हैं। तो उसमें कोई स्पेसिफिक नाम तो नहीं कह सकती, जैसे मैंने संदीप भैया का एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और एंटरटेनमेंट में संभावना सेठ मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपका ड्रीम गेस्ट कौन है जिसके साथ आपको पॉडकास्ट करना चाहती हैं? ड्रीम गेस्ट मैं अगर बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अपनी अम्मी के साथ एक पॉडकास्ट करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ वो मेरी स्पेशल गेस्ट हो उस दिन, वो मेरे चैनल पर आए और मैं उनके साथ पॉडकास्ट करूँ, और उनकी लाइफ का जो स्ट्रगल है
जो भी उन्होंने फेस किया है लाइफ में, हस्बैंड के जाने के बाद कैसे 4 बच्चों की परवरिश, कैसे लाइफ के अप्स डाउन फेस करना, गुर्बत में कैसे जीना, फिर बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं मेरे बड़ा दिल चाहता है वो मेरी चीफ गेस्ट बनकर आए हैं मेरे चैनल पर, और वो अभी नहीं आती बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा कैमरा शाय भी हैं, इतना नहीं एक्सप्रेस करती हैं। हालांकि वैसे बात करो आप, वैसे कोई वीडियो उनके सामने ले जाओ, बातें करो, वीडियो कॉल लगाओ, कहीं बात करनी है, जैसे मेरी सिस्टर अभी दिल्ली में है तो हम बात करते हो, खुल के बात करती हैं, ऐसा नहीं है कि कैमरे से ही वो उनको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो ऐसे ना अगर उनको पता है कि अच्छा मेरी बेटी के चैनल पर इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं और वहां बैठ के मुझे, तो उससे थोड़ा वो हिचकती हैं, तो नहीं आती हैं वो खुलकर। तो वो मेरी एक ड्रीम गेस्ट है। और उस अगर उनसे हटकर मैं कहूँ कि इस यूट्यूब की दुनिया में मैं किसको बुलाना चाहूंगी, तो एस जयशंकर, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, मैं उन्हें चाहूंगी। एस जयशंकर साहब जरूर कभी ना कभी मेरे चैनल पर आए, मुझे ऐसा मौका मिले कि कभी मैं उनके साथ पॉडकास्ट करूं, इंटरव्यू करूं, या उनसे बातचीत करने का कुछ भी छोटा सा भी मौका मिले, तो वो एक मेरा है जहन में। और और तो नहीं, बस अभी अभी इन्हीं को रखते हैं लिस्ट में, है एक दो, लेकिन वो चले कभी फिलहाल I तो would नहीं। like to become a space scientist in ISRO. Can you share any suggestions or tips with me? अच्छा, आप मतलब ये कंफर्म है कि आपको इसरो में साइंटिस्ट बनना है, तो ये आपने, अगर मैं आपसे बताऊं इससे पहले कि आपको क्या करना है क्या नहीं, जो कि हालांकि मेरा स्ट्रीम नहीं है, लेकिन मैं उससे पहले शुभेच्छा से जानना चाहूंगी कि आपको कैसे, मतलब कैसे फाइनलाइज किया कि मुझे इसरो में ही जाना है, तभी मैं बता पाऊंगी इंटरेस्टिंगली। मैं जब छोटी थी तो मतलब मेरे मम्मी पापा मुझे एक मूवी देखने ले गए थे, मिशन मंगल। तो मुझे अच्छा, मैंने जब वो मूवी देखी थी तो मुझे मैं उस मूवी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी। तो मैंने सोच लिया था तब से कि अब मैं बड़ी होकर मैं इसरो में ही साइंटिस्ट बनूंगी और मैं भी एक रॉकेट बनाऊंगी। मतलब आप इतने छोटे थे और आप मिशन मंगल देखने गए और आपने तब से डिसाइड कर लिया था। देखो, फिल्में अच्छा इम्पैक्ट भी डालती हैं, ये हमारा लोगों के लिए भी एक मशवरा है। मशवरा क्या है, मतलब सुने समझे लोग के बच्चों पे अच्छा इम्पैक्ट भी डालती हैं अच्छी फिल्में। और तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप अभी भी बड़ी नहीं हुई हैं, अभी भी मुझे छोटी सी बच्ची सी लग रही है, क्यूट सी। तो जब आप छोटी थी और अभी भी आप छोटी हैं, तो जैसे कि आपने कहा कि टिप्स, तो मेरा स्ट्रीम तो नहीं है, बट मुझे इतना अंदाजा है कि इसमें मैं अगर सजेस्ट कर सकूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर 12th के पास, तो 12th पास होने के पास आपको जेई मेंस और जेई एडवांस एग्जाम क्रैक करना होता है। उसके अलावा किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन जो योजना है, ये स्कीम है, इसके अंडर भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, और उसके लिए एक अच्छी तैयारी चाहिए होती है, एकदम कूल माइंड से, कभी किसी डिप्रेशन में नहीं जाना है। आपने जो सोचा है वेल एंड गुड, अगर उसमें आपका होता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज लाइफ कहीं खत्म नहीं होती है, आप जहां से खड़े हो जाएं वहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं। तीसरा है कि स्टेट और सेंटर बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, इसमें कंडक्ट कराए जाते हैं, तो उसमें बच्चे तैयारी करते हैं और बैठते हैं। सबसे ज्यादा तो मेंस मैंने इसमें ही सुना है कि जेई मेंस, सुना क्या है इसमें मालूम ही है, जेई मेंस और एडवांस के एग्जाम की तैयारी करते हैं, और वहां आपको एक मौका मिलता है। और जब आप क्लास 12 पास कर लेते हैं, तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस है, वहाँ वो कराते हैं, इस एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं, जेई मेंस और एडवांस को, तो वहाँ उसमें आप तैयार कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर मैं इस, मतलब ऐसे एकेडमिक टिप्स ना देकर, वो जो मैंने आपको बता दिया उससे हटकर भी अगर लाइफ के टिप्स भी आपको दूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं यही कहूंगी, शुभेच्छा, हमेशा पॉजिटिव रहना, कभी भी सोशल मीडिया से अपने आप को नेगेटिवली इम्पैक्ट मत करना, फोकस हो बस अपनी स्टडी पे। कोई प्रॉब्लम आ रही है, अपने पेरेंट्स के साथ जिक्र करो, उनके साथ बात करो, अपने आप को कभी भी प्रेशर में मत डालना, क्योंकि अभी आप इतने बड़े नहीं हो, लेकिन आप जितनी भी समझ रखते हो वो बहुत ही अच्छा लगा कि आपने एक फिल्म से अपने आप को इंस्पायर इतना किया कि आपने अपनी लाइफ का एक गोल सेट किया, जो कि अमूमन नहीं लोग करते हैं। बहुत सारी चीजें हम लाइफ में देखते हैं। दूसरा, अच्छे श्रोता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि लोगों को सुने, खास करके हमारे टीचर्स हमें कुछ पढ़ा रहे हैं ना, अभी देखो बहुत सारे बच्चों में ऐसा होता है, सुनते नहीं है, क्लास में शोर मचाते हैं या क्लास ही बंक कर देते हैं, तो बहुत सारे ऐसा होता है ना। बट वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पेरेंट्स कोई बात कर रहे हैं, टीचर कोई बात कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम आप देख रहे हैं जिसमें कुछ दिखाया जा रहा है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान लगा के सुनना। तो एक अच्छे लिसनर, एक अच्छे स्पीकर तो आप हुई, आप एक बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, जितना मुझे लगा अभी आपने मेरे साथ पॉडकास्ट में बातचीत की है, वेरी नाइस, मतलब मैं तारीफ क्या ही करूं आपकी। अभी ये हाल है तो माशाल्लाह, आगे आप तो मुझे लग रहा है कि
आपके पास 2 ऑप्शन है, आप इसरो में साइंटिस्ट भी बनेंगी और ऊपर से आप यूट्यूब पे अपना चैनल भी स्टार्ट करेंगी और हमें भी बताएँगी कि आप वहाँ क्या कर रही हैं इसरो में जाकर। ये बहुत अच्छा है कि आप इतने अच्छे से बात करते हो। तो बहुत अच्छे आपको लिस्टर भी बनना है कि ध्यान से सुनना है सबको। बाकी आप जो कर रहे हो वेरी गुड, वेरी नाइस, करते रहो, आगे बढ़ो और सबके साथ अच्छे से व्यवहार रखना है, हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं क्यों अब नानी अम्मा की तरह बता रही हूँ, बट ये चीज़ें हैं जो मैंने ना इसरो साइंटिस्ट में देखी। हम इनकी फ़िल्म्स देखें या हम इनको रियल लाइफ़ में इनसे इंस्पायर हों, इतने डाउन टू अर्थ हैं, आपने भी देखा होगा, कितने सिंपल होते हैं इसरो साइंटिस्ट। मैं देखी थी जब चंद्रयान मिशन सक्सेसफुल हुआ था, साउथ पोल में हमारा चंद्रयान मिशन सक्सेसफुल हुआ, तो जो साइंटिस्ट थे वो कितने सिंपल थे, आपने देखा? उनकी ड्रेसिंग इतनी सिंपल थी, उनकी लैंग्वेज इतनी सिंपल थी, उनका जो बिहेवियर था, सोशल बिहेवियर वो इतना सिंपल था, कहीं कोई एरोगेंस नहीं, किसी तरह का कोई टेंट्रम्स नहीं, बहुत ही सिंपल वे में था। तो हमें उससे सीख मिलती है कि जितना हम डाउन टू अर्थ होते हैं ना, उतना हम चाँद छूते हैं, उतना हम स्पेस में जाते हैं। तो व्हिच इज़ गुड कि हमें डाउन टू अर्थ रहना है, कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर खुद में तकब्बुर, घमंड नहीं करना है। तो ये चीज़ें हो सकती है और बाकी आप जो कर रहे हो माशाल्लाह, आपको बताने के लिए राहुल सर जैसे पेरेंट्स हैं, आपके पास फादर हैं, आपकी अम्मी इतनी मतलब अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो आपकी अम्मी बहुत कुछ अच्छा कर रही है। तो इट इज़ गुड आपके पास ऐसे पेरेंट्स हैं जो आपको और बहुत कुछ बताएँगे लाइफ में। हुँ। थैंक यू दीदी, आपने मुझसे बात करने के लिए आपके बिजी शेड्यूल में से समय निकाला, इसके लिए आपका धन्यवाद। फ्यूचर में आपसे फिर कभी बात करने थैंक की यू। कोशिश करूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, एनी टाइम।